हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन 1 का जो हमारा यूनिट 9 है, कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। उसको हम लोग उसका पार्ट 1 देखेंगे क्योंकि ये यूनिट जो है वो बड़ा है, तो पेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आते हैं, तो उसको मैं पार्ट 2 में रख दी हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें ही बेड मेकिंग आएगा जो कि वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके 4 फोल्ड और ये जो है वो 5th फोल्ड और ये जो है वो 6th फोल्ड। इस तरह से आपको 6 फोल्ड करके आपको जो भी टॉप सीट या फिर जो बॉटम सीट है लिनन है उसको रखना है। दिखाऊंगी ताकि आपका वाइवा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए और साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे और कौन सा यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है, लाइक फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप बहुत बार क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप 1 से लेके 8 तक नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का वीडियो देखते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। यूनिट 9 कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन में सबसे पहला है हमारा कंफर्ट। कंफर्ट क्या है? तो ये ऐसी स्टेट है जहाँ पे हम लोग फ्री फ्रॉम, कोई पेन नहीं होता, वहाँ पे कोई भी डिसकम्फर्ट नहीं होता, ना कोई टेंशन होती है, ना कोई एंजाइटी होती है। उसी स्टेट को हम लोग कंफर्ट बोलते हैं। डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? कंफर्ट इज डिफाइंड एज कंटेंटेड इंजॉयमेंट इन फिजिकल और मेंटल वेलबींग, फ्रीडम होगा पेन एंड ट्रबल से। कंटेंटेड का मतलब है क्या क्या होगा? सेटिस्फाइड, मतलब कंफर्ट क्या है? तो उसमें एक पर्सन जो है पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, इंजॉयमेंट रहता है, कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल उसको स्ट्रेस नहीं होती, वो पूरी तरह से वो वेलबींग होता है और कोई भी पेन या फिर ट्रबल, कठिनाई जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है। इसी को हम लोग कंफर्ट बोलते हैं। फैक्टर कौन कौन सा इन्फ्लुएंस कर सकता है कंफर्ट को? ये है हमारा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमें कंफर्ट देखना था, इसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट। तो कौन कौन सा फैक्टर जो जो हम लोग एक अच्छे वेल बीइंग स्टेट में थे उसको जो है अफेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले पेन, अगर किसी तरह का पेन हो तो डिस्टर्ब ह्यूमन एक्टिविटी लेवल, कोई काम करने में हमें डिफ़िकल्टी होने लगती है, ये कॉज कर सकता है डिस्कम्फर्ट। टेम्परेचर अगर देखें तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर कोल्ड हो तो ये भी इनहिबिट करता है कंफर्ट को। ह्यूमिडिटी, डेट मीन्स कि मॉइस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी हम लोग कंफर्ट फील नहीं कर पाते। इन्वायरमेंट अगर देखें तो क्वाइट, क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट हो तो हम लोग जो है वो कंफर्ट फील करते हैं, ये प्रमोट करता है कंफर्ट को। वही अगर अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट हो तो हम लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहेंगे। वेंटिलेशन क्या होता है? प्रॉपर वेंटिलेशन इन रूम गिव्स गुड सेंस ऑफ फीलिंग। अगर अच्छा हवा सब आ रहा हो या आ रहा हो तो वहाँ पे हमें अच्छी फीलिंग होती है। वही अगर कंजस्टेड जगह पे हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया में, तो हमें वहाँ पे कंफर्ट वाली फीलिंग नहीं आती है। नेक्स्ट आता है बेड लिनन। अगर बेड जो है वो रिंकल्ड है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा वो जो है वो अनफोल्ड हो गया है या फिर सोइल्ड, वो गंदा है, वेट है, भीगा हुआ है, तो वो इरिटेट फीलिंग देता है। उस पर कभी भी नींद नहीं आएगी, कंफर्ट नहीं फील कर सकता है कोई भी पर्सन। लाइटिंग, डिम लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अगर डिम लाइट हो तो ये क्या लीड करता है? स्ट्रेन ऑन आई। अभी हम अगर डिम लाइट दूँ तो आपको अभी देखने में कंफर्ट नहीं रह पाएंगे आप, आपको स्ट्रेन होगा तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? पंजेंट स्मेल डिस्टर्ब द अल्फैक्टरी सेंस, मतलब कि बहुत अगर ख़राब कोई तीक्ष्ण सा स्मेल आ रहा हो, बहुत ख़राब गंदा सा, तो वो हमको बहुत डिस्टर्ब हम लोगों को करता है। लाइक अच्छा अगर वही खुशबू आती है तो हमें अच्छा लगता है, कंफर्ट को और बढ़ाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें कि फियर, स्ट्रेस एंड वरी जो होता है वो डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। अगर आप डरे हो तो आप कंफर्ट में नहीं रह पाइएगा। अगर कभी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट आए तो कैसे लिखना है? कंफर्ट का इंट्रो डेफिनेशन लिखने के बाद एक क्लाउड में आप इसको शो करने के बाद एक एक डिस्क्राइब कर दीजिएगा। एक पेज में मैं कवर करती हूँ ताकि आप अच्छे से इसे एग्जाम टाइम पढ़ सके और याद रह सके। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ बेड इन्फ्लुएंसिंग टाइप ऑफ बेड इंक्लूडिंग लेटेस्ट बेड, इसमें देखना है, और पर्पस और बेड मेकिंग क्या है इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो बेड मेकिंग क्या है और इसकी पर्पस क्या है, या फिर
जो भी इसके टाइप्स है टेलीग्राम पे आपको अच्छे से मैं नोट्स दे दूँगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रोसीजर और वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सारे लेटेस्ट बेड ये सब देखें तो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला ओपन बेड होता है, नेक्स्ट क्लोज बेड होता है, एडमिशन बेड होता है, ऑक्यूपाई बेड होता है जिसमें पेशेंट रहता है उसको ऑक्यूपाइड बेड बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव बेड, ऑपरेशन होने के बाद जिस बेड पे पेशेंट को रखा जाता है। कार्डियक बेड, स्पेशली जो अस्थमा ये सब के पेशेंट हो, कार्डियक रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम हो तो उनको इस बेड पे रखा जाता है। इसमें कार्डियक टेबल का यूज़ किया जाता है। फ्रैक्चर बेड में जब फ्रैक्चर किसी पर्सन का हो जाए तो उनके लिए जो बेड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है एम्पुटेशन बेड। तो ये था हमारा टाइप ऑफ बेड मेकिंग आपको ज़रूरी रहेगा, करके दिखाती हूँ। तो आपको सारी मैं इसका चीज़ों को नोट जो टेलीग्राम उस पे में आपको देखने को मिलेगा कि 6 फोल्डेड जो है वो टॉप सीट या बॉटम सीट को करना है। तो कैसे करना है वाइवा में पूछा जा सकता है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले 6 फोल्ड करते हैं। जो ये सीट है उसको ये 1 फोल्ड हो गया। इसके बाद आपको इधर से एक टर्न लेना है जो कि ये 2 टर्न हो गए, देख सकते हैं। इसके बाद ये 3 फोल्ड हो गए और ये जो है यहाँ से आपको 4 फोल्ड और ये जो है वो 5 फोल्ड और ये जो है वो 6 फोल्ड। इस तरह से आपको 6 फोल्ड करके आपको जो भी टॉप सीट या फिर जो बॉटम सीट है लिनन है उसको रखना है। कि हाथ में ऑर्नामेंट सब हो गया, हटा देना है। हालांकि अभी मैं बांध रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम आपको हटा देना है। हैंड वॉश कर लेना है, हैंड वॉश करना है। ग्लव्स वियर चाहे तो आप कर सकते हैं ताकि आप क्रॉस इन्फेक्शन से बचे या फिर इन्फेक्शन से बचे। अब आपको जो बेड होगा उसको डस्टिंग करना है। कैसे करना होगा, आपके पास एक इस तरह से कोई हैंकी होना चाहिए जिसको आप इस तरह से बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे करके और रेक्टेंगुलर शेप में आपको इस तरह से, आप देख सकते हो, इस तरह से बना के और जो है पूरा पार्ट ये सब लेना है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की ओर जाना होता है, हेड से नीचे की ओर जाना होता है और किडनी ट्रे में इसे निकाल कर हटा देना होता है। ये प्रिंसिपल हो गया डस्टिंग करने का। अब पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होगा, हमेशा आपको पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होना है। और अब हम लोग देख लेते हैं बेड मेकिंग के लिए इक्विपमेंट क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले एक बेड होना चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए। इसके बाद एक टूल पे आप जिस तरह से प्रोसीजर में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बॉटम सीट रखते हैं। बॉटम सीट कुछ इस तरह से आपको रखना है, जिसमें फोल्डिंग जो है आपको हटाना है। तो सारे फोल्डिंग मैं अनफोल्ड कर देती हूँ और इस तरह से आप जो है मिड एंड कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं मिड एंड कॉर्नर कैसे बनाना है। मिड एंड कॉर्नर आपको बनाना है, आना चाहिए, रख देना होता है मैट्रेस में। आप अच्छे से उसे कर लीजिएगा। तो बस इतना करने के बाद हमें जो है मेकिंग टूल जो कि रोल फॉर्म में रहता है तो उसे लगा लेना है। इसके बाद हम लोग ड्रॉ सीट को आपको इस तरह से रखना है। ये भी 6 फोल्डिंग होता है तो आपको अनफोल्ड कर देना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जो मेकिंग टूल्स है वो हेड से हमारा 37 सेंटीमीटर बिलो होना चाहिए और ड्रॉ सीट जो है 25 सेंटीमीटर जो है वो हेड से बिलो होना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रॉ सीट है वो बड़ा होता है तो 25 सेंटीमीटर हमें देखना है। इसको रखने के बाद अब हम लोग जो है टॉप सीट रखेंगे। तब हम लोग ऊपर से टॉप सीट रखेंगे। टॉप सीट में भी 6 फोल्डिंग होता है, अनफोल्ड कर देना है और इस तरह से आपको इसे भी सभी दो जो फुट साइड है उस तरफ आपको फुट साइड की तरफ आपको मिड एंड कॉर्नर बना लेना है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस तरह से सभी दोनों तरफ से आपको एकदम मैट्रेस के अंदर टक कर देना है। टक करने के बाद आपको क्या करना है, जब क्लोज बेड हो तो इस तरह से सिर्फ फैन फोल्ड करके आपको जो है वो छोड़ देना है। ये फैन फोल्ड करने का तरीका क्या है कि इस तरह से आप मोड़ दीजिए, बस हो गया, फिर पेशेंट ना हो। तो हम लोग देख लेते हैं अब ओपन बेड। ओपन बेड में बस सिंपल सा आपको ई वाला जो है उठा देना होता है। यही सेम है क्लोज बेड की तरह ही। ओपन बेड में आपको इस तरह से इसको बस उठा देना है। ये हो गया ओपन बेड। वो मतलब नीचे आ सकता है तो उसको टेबल पे बैठाइए और अनऑक्युपाइड या फिर ओपन बेड बनाइए। एडमिशन बेड, एडमिशन बेड में क्या होता है कि ये जो वो कब होता है जब बाथिंग करने का रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट को, तब जो है वो एडमिशन बेड की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें मेकिंग टूल बड़ा होना चाहिए और एक बाथ ब्लैंकेट होना चाहिए या फिर बाथ टॉवेल। और वो जो है जब बाथिंग कर लेगा तो वो जो अगर वेट हो चुका है तो हटा देना है। हमारा एडमिशन बेड। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कार्डियक बेड कैसा होता है। तो कार्डियक बेड जो है वो डिस्निया या फिर कंफर्ट के लिए, ताकि ब्रीदिंग अच्छा हो,
कार्डियक बेड में क्या होता है, कार्डियक बेड में एक कार्डियक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जो यहाँ पे लगा दिया जाता है और इधर से बैक रेस्ट करके और ऐसे पेशेंट उस पे रहता है, उसको कंफर्ट मिलता है। ये हो गया हमारा ऑपरेटिव बेड या फिर ऑपरेशन बेड। तो वो भी पहले ओपन बेड आप बना लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक मेकिंग टोज और टॉवेल की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होती है ताकि वो वॉमिटिंग उस टाइम ऑपरेशन के टाइम पे हो तो उससे बचाया जा सके, या फिर जिस एरिया पे ऑपरेशन हुआ है वहां का मेकिंग टोज एक और यूज कीजिए, या फिर मेकिंग टोज और ड्रॉसिंग बड़ा होना चाहिए, यही उसका प्रिंसिपल है। उसके लिए हमारा आता है एम्पुटेटेड बेड। एम्पुटेटेड बेड में क्या होता है, जिनका जो लेग है या फिर एक्सट्रीमिटी हटा दिया जाता है, उसमें क्या करेंगे, दो हम लोग टॉप सीट ले लेंगे और उस टॉप सीट को जो है वो इस तरह से रखेंगे कि सबसे पहले हमें लोअर सीट की तरफ से हमें टॉप सीट को रखना है और इसके बाद हम लोग टक कर देंगे और इसके बाद एक जो है एक और हेड सीट से, और इस तरह से हमें रखना है। तो उसकी क्या जरूरत होती है कि ताकि हम लोग जो एम्पुटेटेड पार्ट है, जो जख्मी पार्ट है, उसको देख सके। तो यही उसका मेन पर्पस होता है। ऑक्यूपाइड में जब पेशेंट रहता है तो क्या करना है, तो पेशेंट तो मेरे पास है नहीं, इसको मैं पेशेंट बना देती हूँ। तो इस तरह से सपोज दैट पेशेंट हमारा बेड के अंदर ये सोया पड़ा था, ये नहीं उठ सकता है, थोड़ा सा दिखने देती हूँ मैं, ये नहीं उठ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जितने भी सारे चीजें हैं उससे जो है वो रोल करके हटा देना है। और इस पेन बेड में हमें क्या करना है कि आप बॉटम फिट एक स्प्रेड कर दीजिए और इसके बाद जो है उसको इनर के साइड आप रखिए ताकि आपको उधर से करने में फिर आसानी हो। ये आप कर लिए। फिर इसके बाद जो मेकिंग टोज होता है, हम लोग यही वाला समटाइम्स यूज कर लेते हैं, नहीं तो कई बार उसे हटा भी दिया जाता है अगर वो गंदा हो जाए तो इस तरह से हम लोग मेकिंग टोज को ले लेंगे इस तरह से। और तब जो है, और ये जो पेशेंट है उसके लिए आप असिस्टेंट का भी असिस्टेंट को भी रख सकते हैं या फिर साइड रेल उठाकर और पिलो का यूज करके और पेशेंट को उधर होल्ड कर दिया जाता है ताकि वो फॉल ना हो। तब जो है हम लोग जैसे ही हमारा पूरा, इसके बाद हम लोग ड्रॉ सीट रखेंगे, टॉप सीट रखने के बाद जो है वो हम लोग तब इधर पेशेंट को इस साइड मूव कर देंगे और इसके बाद हम लोग सारी चीजों को जो है इस तरह से हमें इनर साइड ही रखना है और हटा देना है। और इसको इस तरफ करेंगे क्योंकि हम लोग मेकिंग टोस्ट का वही यूज किए हैं। और इस तरह से सारी चीजों को जो है वो हमें हटा लेना है और फिर जो है इसे लॉन्ड्री बैग में डाल दीजिए और सारी चीजों को अब करके और मिड कॉर्नर सबको उसी तरह से बनाना है। बस यही हमारा होता है। तो ये बेड मेकिंग का प्रोसीजर था। मैं बस कोशिश की हूँ कि आपको एज्यूम करवा सकूं। तो प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा कि हैंड वॉश करके और किस तरह से हमें इक्विपमेंट सारा होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट करके और एक एक करके हमें सारी चीजों को यूज करना है। अगर क्लोज बेड बनाना है तो टॉप सीट का यूज, टॉप, अगर वही ओपन बेड बनाना है तो इसको सिर्फ ऐसे कर लिए थे। और हमारे पास जो बेड बनने के बाद जो पिलो है वो भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसमें मिड कॉर्नर इम्पोर्टेंट था। और क्यों हम लोग बेड मेकिंग करते हैं, पर्पस अगर देखें तो पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, यूनिट हमारा नीट एंड क्लीन दिखे या फिर क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, ये सारा चीज। नोट्स आपको अच्छे से मैं दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाकर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थेराप्यूटिक पोजीशन। यह भी इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो थेराप्यूटिक का मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट पर्पज से उनको ठीक करने के लिए, और बेसिकली हॉस्पिटल में पोजीशनिंग ये सब यूज किया जाता है पेशेंट को कंफर्ट या फिर ट्रीट करने के लिए। तो ये क्या है, प्रॉपरली मेंटेनिंग पेशेंट न्यूट्रल बॉडी अलाइनमेंट, उनका ठीक ठाक अलाइनमेंट हो बाय प्रिवेंटिंग ना तो ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन की, मतलब वो या फिर उनको एक्सट्रीम लेटरल रोटेशन, ना तो ज़्यादा इधर उधर कर दिया जाए ना लेटरल उनको रख दिया जाए। रेफर टू एट पेशेंट पोजीशनिंग, मतलब कि उनको एक शेप में न्यूट्रल अलाइनमेंट में एक अच्छा खासा जो है वो कंफर्ट देना है हमें पोजीशन के थ्रू। गिव पोजीशन फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस पर्पस, लाइक जैसे कि ड्यूरिंग सर्जरी में हमें पोजीशनिंग देना होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन, जैसे कि यूरिन ये सब कलेक्ट करने के लिए, एंड ट्रीटमेंट, अदर ट्रीटमेंट पर्पस के लिए पेशेंट को पोजीशन देते हैं। इसके बाद सारा प्रोसीजर जो है वो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं।
जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उनको कंफर्ट ही प्रोवाइड करते हैं, चाहे उनको सिटिंग पोजीशन में बैठाए या फिर उनको सोने बोले, जैसे उसकी उनकी कंडीशनिंग होती है। अब पर्पस इसका क्या है वही हमें देखना है, थेराप्यूटिक पोजीशन का पर्पस एंड टाइप। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो कंफर्ट प्रोवाइड करवाता है पेशेंट को। नेक्स्ट, रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, मतलब कि हर टाइम हमें जो है वो पोजीशनिंग चेंज करते रहनी पड़ती है ताकि बेड सोरे सबसे बचाया जाए। और क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी ये इम्प्रूव करता है, हम पोजीशनिंग प्रिवेंट करता है प्रेशर सोर से, इसीलिए जो है वो बार बार मतलब कि पेशेंट का जो है वो पोजीशनिंग चेंज करते रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना हो तो हम एक पोजीशनिंग देंगे तभी होगा। कंडक्ट चाइल्ड डिलीवरी, चाइल्ड डिलीवरी में भी लिथोटॉमी पोजीशन, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, तो पोजीशन दे के ही चाइल्ड डिलीवरी करवाया जाता है, बेबी का बर्थ। कॉमन पेशेंट पोजीशन कौन कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है सुपाइन या फिर डॉर्सल रिक्यूमिनेट पोजीशन, जिसमें कि हेड रहेगा आगे की ओर और लाई फ्लैट ऑन बैक, मतलब बैक पीछे की ओर और हेड जो है वो आगे की ओर, शोल्डर और स्लाइटली जो है एलिवेटेड, और पिलो यूज किया जाता है। ये है हमारा सुपाइन पोजीशन, जिसमें पिलो का यूज किया गया है, हेड और शोल्डर आगे की ओर है और बैक के पे ये पेशेंट है। यूजेज क्या है, जनरल फिजिकल असेसमेंट के लिए आप मतलब हेड से लेके टो तक हर एक पार्ट को एग्जामिन करने के लिए यही पोजीशन का यूज़ करते हैं। कंफर्ट प्रोवाइड करना और रिकवरी पेशेंट आफ्टर सर्जरी, अगर कोई सर्जरी हुआ हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रंट एरिया का सर्जरी हो तब हम लोग ज़्यादा जो है इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आल्सो प्रोसीजर इन्वॉल्विंग एंटेरियर बॉडी पार्ट, जैसे कि ये हमारा, इसको हम लोग एंटेरियर बॉडी पार्ट बोलते हैं और जो हमारा बैक है उसको पोस्टीरियर। तो इधर का कोई भी प्रोसीजर हो, जैसे कि संक्स ने सब करवाना हो, तो हम लोग ये सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉलर पोजीशन या फिर सेमी सिटिंग पोजीशन, आधा बैठा हुआ रहेगा इंसान। तो इसमें जो है हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 40 से 60 डिग्री एंगल पे, आप देख सकते हैं ये जो बेड है, आजकल ऐसा बेड ही आता है जो कि एलिवेट कर दिया जाता है डिग्री मेंटेन करके। बहुत सारे टाइप के आपको फॉलर पोजीशन देखने को मिलेगा और आपके MCQ एग्जाम में भी आ सकता है। लो फॉलर, अगर ये जो है वो 15 डिग्री अगर मेंटेन किया जाए, मतलब एक कम जो है वो एलिवेटेड रहे। सेमी फॉलर पोजीशन उसको बोलते हैं जिसमें 30 से 45 डिग्री मेंटेन किया जाता है। हाई फॉलर में 90 डिग्री, जैसे कि ये हाई फॉलर पूरा एकदम 90 डिग्री कर दिया जाता है। यूजेज क्या है, कब इसको इस पोजीशन को यूज करते हैं, तो लंग एक्सपेंशन के लिए, पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी जिसको ब्रीदिंग होती है उनका लंग एक्सपैंड करने के लिए ये पोजीशन यूज किया जाता है। नाजो गैस्ट्रिक्टिव, जिसके द्वारा फीड करवाया जाता है, अगर हो तो उनको फॉलर पोजीशन देते हैं। सम सर्जरी जैसे कि ब्रेन एंड शोल्डर की सर्जरी हो तो ये अच्छा रहता है पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या किसको बोलते हैं, लाई ऑन एब्डोमेन, इस साइड फेस जो रहेगा वो नीचे की ओर, विथ अ हेड टर्मेंट ऑफ वन साइड। देखिए कैसा है, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये जो पोजीशन है हेड वन साइड किए हुए है, उसको हम लोग प्रोन पोजीशन बोलेंगे। एक्सटेंशन और यूजेस क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड नी जॉइंट, मतलब एक्सटेंड क्या, ये फ्लेक्जन होता है और ये एक्सटेंस करके रखना। देखिए पूरी तरह से ये फैला हुआ है, कहीं पे मुड़ा हुआ नहीं है। और कहाँ यूज किया जाता है, ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन, ज़्यादातर अनकॉन्शियस पेशेंट में जब इस तरह से इंसान आता है तो उनकी सिक्रीशन, जैसे कि ये वन साइड कर लिया तो उनकी सिक्रीशन अच्छे से हो जाती है। अगर इन सर्जरी लाइक अ न्यूरो सर्जरी करना हो या फिर नेक एंड स्पाइन का, तो हम लोग ये सुपाइन पोजीशन प्रोन पोजीशन का हेल्प लेते हैं। और कौन सा पोजीशन है, तो लेटरल और साइड लेइंग पोजीशन, इसमें पेशेंट जो है लाई बॉडी विथ टॉप लेग इन फ्रंट ऑफ बॉटम लेग। ये है लेटरल पोजीशन, जिसमें ये वाला है हमारा अपर और ये है लोअर वाला लेग। इसमें क्या बोल रहा है कि लेग एंड नी जो है फ्लेक्स रहता है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये लेग जो है अपर वाला वो मुड़ा के रखा है। पिलो भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि अलाइनमेंट आ सके। इसका क्या यूजेज है, तो
सैक्रम एंड हील एरिया के प्रेशर से ये रिलीफ देता है। यहाँ पे हमारा सैक्रम है, तो पेशेंट अगर इस साइड सोता है तो हील भी के पास भी देखिए पिलो रखा हुआ है, जिसके कारण जो है वो प्रेशर से जो है वो रिलीफ मिलता है। सिम्स और सेमी प्रोन पोजीशन क्या है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो लोअर आर्म जो है वो पोजीशन होता है बिहाइंड एंड अपर आर्म फ्लेक्स्ड द शोल्डर एंड एल्बो। एक बार दिखाती हूँ आपको। ये इस फिगर में भले ही आपको ना दिख रहा हो, लेकिन इसको हम लोग अपर मानेंगे। ये अपर हो गए, ये अपर हैंड हो गया मतलब, और ये वाला लेग जो अपर, और जो पीछे की ओर है उसको लोअर बोल रहे हैं। तो इधर जो लेग है वो पीछे की ओर रहता है और ये अपर वाला आगे की ओर रहता है। क्या बोला कि लोअर आर्म जो है पोजीशन बिहाइंड एंड अपर आर्म फ्लेक्स्ड। अब देख सकते हैं ये मोड़ के रखा है अपने आर्म को। एट द शोल्डर एंड एल्बो, इस शोल्डर के पास जो लेग है, अपर लेग इज फ्लैक्स्ड। आप देख सकते हैं लेग को फ्लैक्स्ड रखा है, अपर लेग को मतलब मोड़ के रखा है। और पिलो कहाँ कहाँ पे यूज है, तो एक हेड के पास, जो कि आप देख सकते हैं ये हेड के पास। नेक्स्ट हमारा आता है अपर आर्म एंड लेग। यहाँ पे भी पता नहीं आपको ये फिगर अच्छे से नहीं बना, सो यहाँ पे भी एक पिलो रहता है और एक लेग के पास जहाँ पे फ्लेक्स करता है वहाँ पे रहता है। तो 3 पिलो की रिक्वायरमेंट होती है। क्या यूजेज है, तो ये एस्पिरेट फ्लूइड ना हो इसके लिए समटाइम्स यूज किया जाता है। डेट मीन सरकना आप सुने होंगे, तो इस पोजीशन में सरकने से भी बचाया जाता है। रिड्यूस लोअर बॉडी प्रेशर, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये नीचे की ओर है, इसके कारण बॉडी का जो ये प्रेशर रहता है वो रिड्यूस होता है। पेरिनियल एरिया विजुअलाइज एंड ट्रीटमेंट। पेरिनियल एरिया किसको बोलते हैं, वेजाइना और एनस वाला जो के बीच का जो एरिया है उसको पेरिनियल एरिया बोलते हैं। तो उसको भी विजुअलाइज करने के लिए ये पोजीशन को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिथोटॉमी पोजीशन। ये मेड ऑन देयर बैक विथ हिप नी फ्लेक्स्ड एंड थिंग अपार्ट। दिखाती हूँ मैं आप। नी यहाँ पे देखिए फ्लेक्स्ड है। बेसिकली ये कब दिया जाता है, वजाइनल एग्जामिनेशन करना हो या फिर यहाँ पे बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ, जब डिलीवरी के टाइम में ये लिथोटॉमी पोजीशन दिया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार आपसे पूछेगा कि लिथोटॉमी पोजीशन कब प्रेफर करते हैं, चाइल्ड बर्थ या फिर कोई वेजाइनल एग्जामिनेशन करना हो तब। ट्रिंडलबर्ग पोजीशन एक आता है जिसमें क्या है कि हेड जो है वो लोअर रहता है और बेड एंड फुट ऑफ द बेड इज राइट। देखिए ये हमारा पेशेंट है, उसका ये हेड है और ये बेड पे पड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से पोजीशन दिया जाता है। इसका फुट जो है ऊपर रहता है, तो इसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं। एक क्यों यूज होता है, ताकि इधर का जो वेनस रिटर्न हो, जब ये एलिवेटेड रहेगा तो अच्छे से होता है। या फिर पोस्चरल ड्रेनेज भी, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे लंग्स है तो ड्रेनेज अच्छे से हो पाता है। इसके ही उल्टा में रिवर्स ट्रेंडलबर्ग आता है, जिसमें कि बेड जो है वो हेड के साइड बेड को ऐसे एलिवेट कर दिया जाएगा, राइज किया जाएगा, और फुट जो है वो लोअर रहता है। ये कब यूज किया जाता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जीआई प्रॉब्लम होता है, लाइक अ हाइटल हार्निया, जिसमें कि पेशेंट का जो स्टमक है वो डायफ्राम से ऊपर चला आता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस आती है, तो इसीलिए इस पोजीशन में रखते हैं, तो वो रिफ्लेक्स वो कम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, तो इतना ही आपको जो है वो थेराप्यूटिक पोजीशन देखना था जो कि इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं कंफर्ट डिवाइस, एग्जाम में आता है समटाइम्स। तो एक कंफर्ट डिवाइस क्या है, मेक द पेशेंट फील कंफर्टेबल बाय रिलीविंग डिसकम्फर्ट एंड मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। कंफर्ट डिवाइस बहुत सारे होते हैं जो बेसिकली पेशेंट को कंफर्टेबल, उनको अच्छा फीलिंग हो, डिस्कम्फर्ट से वो हटे और एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन हो, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। क्या पर्पस है, तो सबसे पहले तो उनको कंफर्ट देना है, डेट मीन्स की रिलीफ डिस्कम्फर्ट एंड इमोबिलाइज अ बॉडी पार्ट। आगे हम लोग देखेंगे जैसे सैंड बैग को रख के, और जैसे फ्रैक्चर अगर हो गया हो तो कोई पार्ट को इमोबिलाइज नहीं करना होता है।
उसे हिल डोल नहीं करना होता है तो उस टाइम पे यूज किया जाता है। रिलीव प्रेशर ऑन बॉडी पार्ट, जो कि एयर कुशन है सब देखेंगे। प्रिवेंट फॉल एंड एक्सीडेंट से ये जो डिवाइसेस है वो पेशेंट को बचाता है। हॉस्पिटल में बेसिकली यूज किया जाता है। कौन कौन से डिवाइसेस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है हॉट वाटर बैग, जो कि लेदर या फिर अदर मटेरियल यूज होता है इसको बनाने के लिए, और ये हॉट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। पहले भी हम लोग वाइटल साइन में हॉट वाटर बैग पढ़ चुके हैं। पर्पस जो है क्या है, सबसे पहले तो ये पेन से रिलीफ करता है। हॉट एप्लीकेशन पहले भी हम लोग देखे थे। और हीलिंग को प्रमोट करता है और इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है। कैसे? क्योंकि जब भी हॉट एप्लीकेशन देते हैं तो यहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, जिसके कारण हीलिंग अच्छे से होते हैं और इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस होता है। और क्या करेगा, क्योंकि ये हीट है तो वार्म तो बॉडी को देगा ही पेशेंट को। नेक्स्ट आता है फुट एंड एलिवेटर, जिसमें कि ये क्या होता है कि प्लेटफॉर्म लाइक मतलब इंक्लोजर राइज एंड लोअर। देखिए ये जैसे कि पेशेंट का लेग है और एक गोलू सा ऐसे रहेगा जिसमें पेशेंट का लेग जो है उसमें रख दिया जाता है और गोल इस तरह से ऐसे रहता है। क्या पर्पस है, तो ये जो है एलिवेट सपोर्ट फीट एंड एंकल। फीट को ये एलिवेट रखने का काम करता है और एंकल को बेसिकली यही काम करता है। एयर कुशन क्या है नेक्स्ट हमारा, तो एयर कुशन जो है वो राउंड शेप में आता है। ये रबर कुशन डैट कैन इन्फ्लामेट ईयर, इसमें ईयर को जो है वो फील करना पड़ता है एयर कुशन में। पर्पस क्या है, ये रिलीफ प्रेशर से रिलीफ देता है और सर्टेन बॉडी पार्ट को, और प्रमोट पेशेंट कंफर्ट। लाइक देखिए जैसे कि ये बोनी एरिया है, बोन वाला, तो वहाँ पे जब ये एयर कुशन रखते हैं तो इसके ये मतलब प्रेशर तो इस पे आ गया डायरेक्ट, तो बेड पे जा नहीं रहा है, जिसके कारण प्रेशर जो है वो कम होता है। एयर एंड वाटर मैट्रेस क्या है, ये बहुत जो है वो प्लास्टिक मैट्रेस ही होते हैं और बेड के अंदर इसे प्लेस्ड या फिर बेड पर ही प्लेस्ड किया जाता है। इसमें बहुत सारे आप ये एयर मैट्रेस अगर देखेंगे तो कंपार्टमेंट इस तरह से बना होता है, और सब में अगर एयर मैट्रेस है तो उसमें एयर को फील करते हैं और वाटर मैट्रेस है तो वाटर को फील किया जाता है। बेसिकली ये जो लीन पेशेंट है उनको बेड सोर ना हो उससे बचाता है। पर्पस क्या है, सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इसके वजह से हो पाता है, और कंफर्ट तो देगा ही, क्योंकि आप जब अच्छे एक गद्देदार पे बैठते तो कितना मज़ा आता है। प्रिवेंट बेड सोर से ये बचाता है क्योंकि प्रेशर बोनी एरिया पे डायरेक्ट लगता ही नहीं है। यूज फॉर क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट, बहुत दिनों से जो बेड रिडन है उनके लिए ये यूज किया जाता है, और सभी जगह प्रेशर इक्वल होता है जिसके कारण ये बेड सोर से बचाता है। रिंग्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो पहला रहता है ईयर रिंग और एक और रहता है कॉटन रिंग। कॉटन रिंग रैप्ड होता है बैंडेज से, जो कि पेशेंट के बेसिकली हिल के पास इसे रखा जाता है। पर्पस क्या है, ये ईयर रिंग जो है उसको हिप एरिया में रखा जाता है। हिप लिफ्ट द हीट मतलब उठाएगा उसको, और फ्रॉम बेड टू प्रिवेंट बेड सोर, क्योंकि हिल के पास वहाँ पे बॉनी एरिया और वहाँ पे बेड सोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये रिंग्स का यूज़ किया जाता है। इसमें एयर फील होते हैं। और कब यूज ज़्यादा किया जाता है, जब हेमरोइडेक्टॉमी, रेक्टम में जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है उसे हेमरोइड बोलते हैं, तो उसी का जब ऑपरेशन होता है उसे निकाल के हटाया जाता है। टॉमी मतलब हटाना, तब इसे हम लोग और उस कंडीशन में ये ईयर रिंग्स का और भी ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैक रेस्ट। ये मैकेनिकल डिवाइस है जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर द बैक पेशेंट। सिटिंग पोजीशन इसके वजह से रहता है। हम लोग कार्डियक बेड में देखे थे, यही बैक रेस्ट जो होता है वो पीछे लगा दिया जाता है। सपोर्ट करता है बैक को, जो अपने से खुद से बैठ नहीं सकते वो इस तरह से रहेगा और पेशेंट इसके ऊपर इस तरह से रहेगा बैठा हुआ। फैसिलिटेट करता है इजी ब्रीदिंग, क्योंकि ये फॉलो जैसी पोजिशनिंग प्रोवाइड करती है पेशेंट को। हार्ट की जो प्रॉब्लम या फिर अस्थमा हो तो उस कंडीशन में बैक रेस्ट का यूज किया जाता है पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए। नेक्स्ट आता है बेड ब्लॉक्स। ये क्या है, मेड वुड या फिर मतलब ये लकड़ी का बना होता है और हाई और लो हो सकता है, जो कि जिसको कहाँ प्लेस्ड करते हैं, फुट साइड जो बेड है उस तरफ। पर्पस क्या है, ये प्रिवेंट करता है शॉक से, जैसे कि अगर नीचे रखे तो वही ट्रेंडलबर्ग वाला पोजीशन मिलेगा, जिसके कारण जो है वो अच्छे से ब्लड सप्लाई होगी, शॉक से इस प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है।
सैंड बैग नेक्स्ट आता है हमारा। ये रबर या प्लास्टिक बैग होता है जो कि फील्ड होता है सैंड बालू से, जो कि इमोबिलाइज करता है बॉडी पार्ट को। तो कब इमोबिलाइज करना होता है? जब फ्रैक्चर हो गया हो। तो फ्रैक्चर जब होती है तो पेशेंट का ज़्यादा इमोबिलाइज हिल डुल ना हो, इसके लिए सैंड बैग नीचे हम लोग रख देते हैं। कुछ इस तरह से ब्लैक टाइप्स रहता है और इसमें सैंड भरे रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हैंड रोल्स। ये क्या है? मेड अप ऑफ क्लॉथ जो कि रोल्ड इनटू 4 से 5 इंचेस लॉन्ग और 2 से 3 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल होता है। देखिए इस तरह से होता है ये हैंड रोल्स, और इस तरह से सिलेंड्रिकल। ये वाला जो लेंथ है इसका वो 4 से 5 इंच होना चाहिए और ये वाला 2 से 3 इंच होना चाहिए, जो कि स्टिप्टेड फ्री, मतलब कि पूरी तरह से स्टिफ एकदम कसा हुआ होना चाहिए। पर्पस क्या है? टू कीप फिंगर फ्री फ्रॉम बीइंग हेल्ड टाइट फिस्ट। जैसे कि पेशेंट इस तरह से रखता है अपना हैंड, तो जिसके कारण से स्टिफनेस हो सकती है। तो इसमें जो है वो पेशेंट का हाथ को ऐसे होल्ड करवा दिया जाता है ताकि स्टिफनेस से बचा सके। हैंड रोल्स का ये यूज है। नेक्स्ट आता है हमारा फुट रेस्ट। ये क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है रेस्ट टू फीट। इसका क्या पर्पस है? मेंटेन नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीट। देखिए ये इस तरह से जो फुट साइड जो बेड है वहाँ पे ये फुट रेस्ट को रखा जाता है, जिसके कारण पेशेंट जो है फुट अपने अच्छे से आराम से रखता है। और फुट को इधर उधर जाने से, मतलब फुट ड्रॉप होने से भी ये बचाता है। नेक्स्ट हमारा पिलो आता है। यूज फॉर पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड सपोर्ट वेरियस। पिलो का यूज़ कौन नहीं जानता? लाइक अ बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए और प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम लोग देखे थे कि अलग अलग पोजीशन में कितने सारे पिलो का हम लोग यूज कर रहे थे। कुछ इस तरह से आपको डायग्राम पिलो का आप बना सकते हैं। और जो कार्डियक के लिए बैक रेस्ट हम लोग देखे थे, वो इस तरह से उसका डायग्राम होता है। नेक्स्ट आता है बेड क्रैडल। वो जो है वो सेमी सर्कुलर इस टाइप से रहता है और ये वुड या फिर मेटल का बना होता है और ये इसके ऊपर ब्लैंकेट या जो टॉप सीट जो होता है क्लॉथ, वो इसके ऊपर रख दिया जाता है। और स्पेशली जो है वो बर्न पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बर्न होने की वजह से स्किन में इरिटेशन ना हो, इसके लिए हम लोग टॉप सीट को उसके ऊपर रखते हैं। और कोई भी उस पर लाइक मस्क्यूटो ये सब ना आ जाए, इससे टॉप सीट रखना ज़रूरी है। तो हम लोग बर्न पेशेंट में क्रैडल के ऊपर ही टॉप सीट रखते हैं। एक इलेक्ट्रिक बेड क्रैडल भी आता है जो कि जैसे ही लाइन से कनेक्ट होगा वो सप्लाई करता है डिजायर वार्म एंड के, जो कि शॉक के कंडीशन में यूज होती है। लास्ट हमारा आता है कार्डियक टेबल, जो कि डिजाइन एज एन ओवरवेट टेबल प्लेस्ड ऑन द फ्रंट। मतलब बेड के ऊपर ऐसे कार्डियक टेबल को रख दिया जाता है, लाइक आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये जो है फॉलर पोजीशन दे के और इस तरह से, जैसे कि पेशेंट इस तरह से फॉलर पोजीशन में और यहाँ पे जो है वो कार्डियक टेबल रखा जाता है। पर्पस क्या है? यूज फॉर अ कार्डियक पेशेंट। कार्डियक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, या फिर कई पेशेंट को जब फूड सर्व करना होता है तो इसी कार्डियक टेबल के ऊपर रख के उनको फॉलर पोजीशन दे के और यहाँ पे फूड देते हैं। तो ये था हमारा कंफर्ट डिवाइस। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम में आता है। तो इसको कैसे लिखना है? आपको एक एक करके सबका पर्पस लिखिए, उसको डिफाइन कीजिए, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट था। कंफर्ट डिवाइस के बारे में लिखिए और फिर जो जो कंफर्ट डिवाइस है उसके बारे में लिख के पर्पस लिख दीजिए। अब हम लोग देखेंगे स्लीप एंड रेस्ट में इतने सारे पॉइंट। हमारा कंफर्ट खत्म होता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, हमेशा यूनिवर्सिटी में आता है, या फिर डिसऑर्डर ऑफ स्लीप। तो देखते हैं स्लीप एंड रेस्ट है क्या। तो रेस्ट सबसे पहले देखते हैं। तो रेस्ट ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटी। रेस्ट आप कब बोलेंगे? जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो और विदाउट फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, कोई भी फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस ना हो और एंजाइटी से भी वो पूरी तरह से फ्री हो, तभी उस कंडीशन को रेस्ट बोलते हैं। अब स्लीप किसको बोलते हैं? तो रेस्ट की ऐसी कंडीशन, जब आप रेस्ट करने बेड पे गए उसके बाद जो है अकम्पनीड बाय अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आप नहीं जान सकते कि मेरे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उस कंडीशन को स्लीप बोलते हैं। एंड रिलेटिव एक्टिविटी एंड परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो डिक्रीज, मतलब कि कुछ चीज़ को आप परसीव देख नहीं पाते क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस, आप सो जाते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है फिजियोलॉजी में?
सबसे पहले स्लीप साइकिल, सर्काडियम रिदम कि आप कब सोते या जागते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जो जैसे ही सोने का टाइम होगा तो लाइट जो कि डार्क कर देना है, अंधेरा का कर लेना है। हम लोग बोलते हैं कि या फिर रात में वही होता है कि लाइट कम हो जाती है, तो रेटिना जो है, रेटिना के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास ये इन्फॉर्मेशन जाता है कि अब सोना है। तो वो हाइपोथैलेमस जो है वो पीनियल ग्लैंड को जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम मेलाटोनिन रिलीज करो, और मेलाटोनिन जब रिलीज होता है तभी जो है वो स्लीप ऑनसेट मतलब स्लीप देखने को मिलता है। तो ये था बेसिक फिजियोलॉजी। अब मेन स्टार्ट होता है कि जैसे ही आपको नींद आया उसके बाद 2 स्टेजेस आती है, देखने को मिलता है 2 टाइप्स। नॉन रैपिड आई मूवमेंट देखने को मिलता है सबसे पहले, जैसे ही आपको मेलाटोनिन रिलीज हुआ और नींद आना हुआ। अब इसमें भी 4 स्टेज होते हैं, लेकिन अभी 3 ही कंसिडर किया जा रहा है, तो आप 4 तक भी लिख सकते हो, 3 तक भी लिख सकते हैं। स्टेज 1 में लाइट स्लीप आएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा आप सोएंगे, और स्टेज 2 में डीपर स्लीप होता है इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट का, जैसे ही आप सोए और जो आपके साथ कंडीशन होगी। और स्टेज जब 3 या फिर 4 आएगा तो उस टाइम पे डीप स्लीपर आप बहुत अच्छे से सो जाएंगे। ये इसके बाद जो है अब रैपिड आई मूवमेंट आता है। इस स्टेज में क्या होती है कि आप किसी पर्सन को देखिएगा कि मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा आँख कभी कभी सोए हुए जो है वो मूवमेंट करते रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम ड्रीम्स आते हैं। तो ड्रीमिंग अगर ब्रेन एक्टिवली सिमिलर टू वेकफुलनेस, जैसा आप सोए हुए रहते हैं ड्रीम भी उसी तरह से देखते हैं, लेकिन आपका उस टाइम पे मसल एक्टिविटी उतना नहीं काम करता है। ये जो है वो जैसे कि सबसे पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट आएगा, इसके बाद रैपिड आई मूवमेंट आता है। तो ये 90 मिनट के लिए साइकिल चलता है पूरा। साइकिल जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, सॉरी यहाँ पे ई होगा। सो नॉन रैपिड आई मूवमेंट पहले होगा, जिसमें 3 से 4 स्टेजेस आती है। तब लास्ट में जो है वो, जैसे ये फिगर से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप सोना स्टार्ट किए तो स्टेजेस जैसे ही गए तब थोड़ा देर के लिए रैपिड आई मूवमेंट आता है। और 90 मिनट में ये एक साइकिल हुआ। और ऐसे ही क्योंकि आप कोई 6 आवर का लेता है, कोई 8 आवर का लेता है, तो ये पूरी रात 4 से 5 टाइम जो है वो रिपीट होता है। और उसी टाइम स्लीप कंसोलिडेशन होता है, लाइक सब चीज़ इंफॉर्मेशन गैदर करना। बोलते हैं ना कि सोने से मेमोरी जो है वो बनता है, हम लोग चीज़ें मेमोराइज कर पाते हैं। तो उस टाइम ये होता है। इम्यून सिस्टम भी रिस्टोरेशन इसी टाइम होता है। और हार्मोनल रेगुलेशन एंड ग्रोथ, हम लोग सब जानते हैं कि सोने से हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, हार्मोनल ग्रोथ अच्छा होता है, और मेमोरी भी ठीक ठाक बनता है। कंसोलिडेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन गैदर करेगा आपका माइंड। और जब ये 4 से 5 टाइम हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तब आप वेकफुलनेस की कंडीशन में आते हैं। आपको ये वाला डायग्राम चाहे तो आप एग्जाम बना सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है नॉन रैपिड आई मूवमेंट का। और रैपिड आई मूवमेंट जो है ये थोड़ा सा स्टेज आता है। जैसे जैसे आप गहरी नींद में जाते हैं रैपिड आई मूवमेंट बढ़ते जाता है, और उसी टाइम ड्रीम्स आते हैं, जो कि आप सुबह आपको लगता है कि मैंने ये ड्रीम देखा। अब अगर फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप आए तो इतना ही इनफ नहीं होगा, आपको आगे मैं डिसऑर्डर जो बताई हूँ वो भी आप लिखिएगा। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग। सो कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले फिजिकल इलनेस, कोई क्रोनिक पेन हो या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो लाइक अ कफ, तो आप सो नहीं पाइएगा। एंजाइटी एंड डिप्रेशन के टाइम भी जैसे कि एंजाइटी एंड जो डिप्रेशन है वो स्लीप को डिप्रिवेट करता है, स्लीप नहीं आने देता है अगर ज़्यादा आप डिप्रेशन में हैं तो। इंसोम्निया जैसी कंडीशन देखने को मिलता है। लाइफ स्टाइल लाइक स्लीप हैबिट, डेली रूटीन, वर्क शिफ्ट, ये सब मैटर करता है। अगर नाइट शिफ्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अल्टर्ड हो जाता है हमारा, देखने को मिलता है जो सोने की जो टाइमिंग है उसमें। स्लीप पैटर्न भी मैटर करता है, अफेक्ट करता है। लाइक 2 से जो 7 AM होते हैं, रात का 2 से 7 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पे हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा नींद आता है। सो स्लीप पैटर्न भी अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट लाइक अ वेंटिलेशन, या फिर बेड कैसा, हम लोग आगे देखे थे कि बेड अगर रिंकल हो तो नींद नहीं आती है, या फिर बहुत ज़्यादा साउंड हो तो भी स्लीप जो है वो अफेक्ट कर सकता है। एक्सरसाइज एंड फटिग नेक्स्ट आता है। लाइक आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं
तो आपको लगता है बहुत जल्द सो जाए। नेक्स्ट आता है कैफ़ीन। कैफ़ीन आप बहुत लोग एग्ज़ाम टाइम लेते हैं, तो ये क्या करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, मतलब आपको जागे रहने में हेल्प करता है। तो ये सारे फैक्टर जो थे वो स्लीप को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रमोटिंग स्लीप एंड रेस्ट है सिलेबस में। तो किस टाइम किसकी वजह से जो है वो एक अच्छी नींद आने में हेल्प मिलती है। लाइक अ डोर ऑफ पेशेंट रूम शुड बी क्लोज्ड। अगर रूम पेशेंट का क्लोज हो तो कोई आने जाने में कोई आएगा न जाएगा, तो पेशेंट को कंफर्ट रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अच्छे से सोएगा। वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। किसी जैसे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे गाना उसके सामने मत बजाइए। पेशेंट या फिर नॉर्मल भी इंडिविजुअल सो रहा है तो एब्रप्ट लाउड नॉइज, लाइक हॉस्पिटल में बहुत ऐसा होता है कि फ्लशिंग टॉयलेट जब होती है या फिर उसके बेड को ही मूव कर रहे हैं आप, तो उस टाइम पे उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर ये सब हटाते हैं तो उसकी जो है वो स्लीप अच्छी आएगी, वो रेस्ट अच्छे से कर पाएगा। डिस्कशन और नर्सिंग रिपोर्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट, लाइक नर्स को तो जो नेक्स्ट नर्स आती है उसके साथ सारी बातें शेयर करना होता है, तो वो आप देखें कि अगर पेशेंट सो रहा है तो उससे दूर जाके अलग करें। अब कई पेशेंट को नींद नहीं आती है तो एनाल्जेसिक का यूज कर सकते हैं, जो कि मेडिकेशन है सेडेटिव, एंड हाफ आवर बिफोर टाइम, सोने से पहले ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। गिवन लूज फिटिंग नाइट वियर, उसको ऐसा नहीं कि बहुत टाइट कपड़ा पहनाना है, लूज फिटिंग हम लोग भी जब अपने रूम में यूज़ करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। बेड लिनन जो है वो क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, और कंफर्टेबल मैट्रेस शुड बी प्रोवाइडेड पेशेंट को, या फिर नॉर्मल भी इंडिविजुअल को ये सब चाहिए। नेक्स्ट आता है, हम लोग जैसे यहाँ पे देखे थे आपके सिलेबस में है प्रमोटिंग रेस्ट एंड स्लीप, तो दोनों के लिए एक ही बातें ध्यान में रखनी, इस सेम पॉइंट को ध्यान में रखना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप रेस्ट के, कई पेशेंट एंजाइटी डिप्रेशन में रेस्ट तक नहीं कर पाते हैं, तो उनको आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट काउंसलिंग करके उनको अच्छे से सुलाना है। इसका लास्ट पॉइंट आता है हमारा स्लीप डिसऑर्डर। इम्पॉर्टेंट है ये, आप जो अच्छे से देखिएगा। तो स्लीप डिसऑर्डर में क्या आएगा कि प्रॉब्लम हो जाती है ये स्लीप की क्वालिटी में, टाइमिंग में, अमाउंट ऑफ स्लीप, मतलब आप जितना देर सोना चाहेंगे उतना देर नहीं सो पाएंगे। विच डे टाइम डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग, अब अच्छे से नींद नहीं आएगी तो डे टाइम आप डिस्ट्रेस रहेंगे, फंक्शनिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। कॉजेज क्या है, तो सबसे पहले तो मेडिकल कंडीशन लाइक हार्ट डिजीज, लंग डिजीज या फिर नर्व डिसऑर्डर और पेन हो तो नींद नहीं आती है। नेक्स्ट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन या फिर एंजाइटी हो तो भी ये स्लीप डिसऑर्डर करवा सकता है। कोई कोई मेडिसिन होते हैं जो इंसोम्निया करवाता है तो वो भी एक कॉज बन जाता है। जेनेटिक्स लाइक कोई जीन प्रॉब्लम ही हो, उनके मदर फादर में ही प्रॉब्लम था कोई स्लीप डिसऑर्डर का और बच्चे में भी हो गया। टाइप्स देखेंगे तो ऐसे तो स्लीप डिसऑर्डर का 80 डिफरेंट टाइप के स्लीप डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, लेकिन सारा हम लोग नहीं देखेंगे, कुछ ही देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। इंसोम्निया पहला आता है जिसमें कि सो ही नहीं पाता है, सोने के लिए आप जाते हैं लेकिन उस टाइम पे नींद नहीं आती है, ये मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। इंसोम्निया मतलब क्या कि एब्सेंट ऑफ स्लीप, उसको नींद नहीं आना, बार बार मैं पहले भी यूज़ कर रही थी। नेक्स्ट टाइप आता है स्लीप एपनिया। एपनिया ये मैं वाइटल साइन में पढ़ाई थी कि ये क्या है, 20 सेकेंड के लिए या फिर 10 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग ही स्टॉप हो जाता है, तो सोते टाइम जो ब्रीदिंग स्टॉप होगा उसको हम लोग स्लीप एपनिया बोलेंगे। नेक्स्ट आता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ट्रिंगलिंग और प्रिकली मतलब होता है कांटेदार सेंसेशन होता है लेग में सोते टाइम, जिसके वजह से लगता है आपको कि पैर को उठाए लेकिन उस टाइम पे मूव नहीं कर पाते हैं पैर को, तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। कैसे इसे ठीक करना है आगे हम लोग देखेंगे। हाइपरसोम्निया नेक्स्ट आता है जो कि अनेबल टू अवेक ड्यूरिंग अ डे, ये बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। लाइक पेशेंट जो है वो या फिर पर्सन जो है वो डे टाइम में एकदम उनको इतना ज़्यादा नींद आता है कि वो रैपिड आई मूवमेंट वाले कंडीशन में चल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आता है। ये इसमें नार्कोलेप्सी है जिसमें दिन में नींद आती है, यही डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कॉज डे टाइम स्लीपनेस, हम लोग देखें कि दिन में बहुत नींद आता है। सर्काडियम रिदम डिसऑर्डर है नेक्स्ट जो कि अनेबल टू स्लीप एंड वेक राइट टाइम। सर्काडियम रिदम
क्या मतलब है कि मतलब आपकी रूटीन कैसी है। तो आप जिस टाइम पे सोते हैं उस टाइम पे नींद ना आना, तो ये सर्काडियन रिदम डिसऑर्डर है। पैरासोम्निया, ये आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि सोते टाइम गिर जाना, चलना, खाना पीना जो स्टार्ट कर देता है उसको पैरासोम्निया बोलते हैं। सिम्टम क्या है स्लीप डिसऑर्डर के, तो डिपेंड करता है सेवियरिटी एंड कैसा उसको डिसऑर्डर है। अगर कोई नहीं सोया तो डे टाइम थका हुआ महसूस करेगा, स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी कि नैप ले ले, जैसे कि वो जहाँ पे पढ़ रहा है वहीं पे सो जाएगा। इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी होगी, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस होगा, जैसे कि स्कूल में गया तो वो कंसंट्रेट होकर सुन ही नहीं पाएगा क्या टीचर बोल रहे हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन आएगा, किसी चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा, और डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग इंटरवेंशन देख लेते हैं, मतलब कि ट्रीट कैसे करेंगे। ये नर्सिंग के लिए इंटरवेंशन बहुत यूज होता है, आप ट्रीटमेंट से ध्यान रखिएगा। तो इंसोम्निया को कैसे ट्रीट करेंगे, रेगुलर बेड रूटीन करना है, एक ही टाइम पे सोना है, और कैफीन और एल्कोहल या फिर सोते टाइम टेलीविज़न को अवॉइड करना है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी देते हैं उस टाइम पे, या फिर मेडिकेशन जो कि प्रमोट करे स्लीप को, काउंसलिंग उनको देना, ये सब करना। और मेडिकेशन, जैसे कि नींद जिसको नहीं आ रहा हो तो सोने की उनको मेडिकेशन भी देना पड़ता है। हाइपरसोम्निया क्या है, कैसे उसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो नींद आ रहा था तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में होता है। तो अगर इस कंडीशन से हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म को पहले करेक्ट करेंगे तो ये हाइपरसोम्निया की कंडीशन ठीक हो जाती है। स्लीप एपनिया एक होता है जो कि हम लोग पहले देखे थे, इसको कैसे ठीक करेंगे। नींद में जो ब्रीदिंग स्टॉप होती है तो उसमें जो है लाइक ये कब बहुत सारे कंडीशनिंग है, लाइक ओबेसिटी में होता है तो उसको बोलना है कि वेट को वो रिडक्शन करे एक्सरसाइज करके, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो तो उससे कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना है, डिलीवर करना है, ऑक्सीजन मतलब कि उसे सप्लाई देना है। पैरासोम्निया जो कि नींद में जो चल रहा था इंसान, तो वो ऐसा कब होता है, ज़्यादातर स्ट्रेस के कंडीशन में होती है। जब पेशेंट स्ट्रेस में रहता है तो वो ऐसी एक्टिविटी करता है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना है और मसल रिलैक्सेंट देना है ताकि मसल उसका रिलैक्स रहेगा तो वो सोएगा अच्छे से। एक डिसऑर्डर और जो पहले हम लोग नहीं देखे, नॉक्चुरल इन यूरेसिस, लाइक वो बेड वेट कर देता है सोए सोए, मतलब यूरिन पास कर देता है। तो इस टाइम ज़्यादातर बच्चे में देखने को मिलता है, तो ये क्या करना पड़ता है, बेड वेटिंग अलार्म लगाना पड़ता है हर कि कब ये जो है वो यूरिन पास कर दे रहा है तो उसी टाइम पे अलार्म लगा दिया जाएगा और उस बच्चा को लेके जाया जाएगा वॉशरूम में। नेक्स्ट जो RLS था, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो उसको करेक्शन अंडरलाइंग RLS रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो था उसको कैसे करेक्ट करना है, तो कई बार जो है वो पेरिफेरल नेफ्रोपैथी की वजह से कंडीशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो हाथ पैर के जो नर्व हैं वो डैमेज होने लगते हैं जिसके कारण एक कंडीशन देखने को मिलता है। तो उसको पहले ठीक करना है तभी ये जो है वो ठीक होगा। और जो पेशेंट एल्कोहल या फिर टोबैको लेते हैं उनको भी RLS की कंडीशन देखने को मिलता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए पेशेंट को मिलना है और मेडिसिन देना है उनको ताकि उनकी डोपामिन रिलीज हो जिसके वजह से वो सो पाए। तो यही था आपका स्लीप डिसऑर्डर। आप स्लीप डिसऑर्डर को फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप बहुत बार आता है, उसमें आप ये कॉमन चीज़ों को मेंशन ज़रूर कीजिएगा, लाइक आप स्लीप का डेफिनेशन लिखें, उसके बाद फिजियोलॉजी लिख के उसका डिसऑर्डर आपको लिखना हो। डिसऑर्डर पूछे तो ये क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसे मैनेज करेंगे, क्या सिम्टम आता है, क्या कॉजेज है, सब आपको लिखना। मेक श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी फिर भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। और थोड़ा सा भी एफर्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि इतना एफर्ट के बाद भी मेरे भी सब्सक्राइबर्स कम हैं, आई नो, बट ये तभी बढ़ेंगे जब आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पार्ट 2 हमारा पेन का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें 10 से सब सारा चीज़ आएगा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वैसे अभी से ही आप MCQ ये सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे सोशियो, साइको, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब है और फंडामेंटल का MCQ भी है, तो आप एक बार चैनल को चेकआउट कीजिए और सारा चीज़ जाके अपना प्रिपेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पेन